हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो 14 तारीख तक का पीआईबी और 19 तारीख तक का 18 तारीख तक का सुजस, 18 जनवरी तक का सुजस और 14 जनवरी तक का पीआईबी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकलॉग अपना क्रिएट हो गया है, कोई बात नहीं। आज इस क्लास में 15 से लेकर 19 जनवरी तक का जो भी पूरा पीआईबी का कंटेंट है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सुजस वाला अगली क्लास में अपन कवर कर लेंगे और पीआईबी का जो रिमेनिंग है यानी कि अपन कोशिश करेंगे कि अगले 2 से 3 दिनों में एकदम बराबर आ जाए डेट के। ठीक है ना, तो चलिए 15 से 19 तारीख के पीआईबी के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने 14 जनवरी तक का पढ़ लिया था, जिसके अंदर ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं 15 जनवरी से। 15 जनवरी की जो खबरें हैं उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट में लिख लिया है ताकि चीज़ों को बहुत आसानी से बताया जा सके। तो सबसे पहली जो खबर है वो है कि इजराइल के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम है ब्लू फूड सिक्योरिटी। क्या नाम है? इजराइल के अंदर एक कार्यक्रम हुआ ब्लू फूड सिक्योरिटी। इससे एक बात तो हमें ये पता लगती है कि ये ब्लू फूड को लेकर हुआ, यानी कि आपके समुद्री जो क्षेत्र में मिलने वाला हमारा जो फूड है उसको लेकर हुआ है। तो ब्लू फूड सिक्योरिटी, पहली बात तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम है आपके ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर, सी द फ्यूचर। ठीक है, तो इस नाम से ये कार्यक्रम हुआ। कहाँ हुआ? इजराइल में हुआ। तो आप कहोगे इजराइल का कार्यक्रम, अच्छा ये इसका दूसरा ग्लोबल समिट था। ये इसका क्या था? दूसरा ग्लोबल समिट। आपको इजराइल का कार्यक्रम हम क्यों पढ़े? 2 कारणों से। पहली बात, यहाँ पर हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो गए, ये अपन ने 1-2 दिन पहले की पीआईबी में भी देखा था, और मत्स्य पालन को लेकर समझौता हुआ। ठीक है ना, तो जो सबसे पहली बात है वो ये क्या है कि भारत और इजराइल के जो कृषि मंत्री हैं वो एक कार्यक्रम में मिले जो कि इजराइल में हो रहा था, जिसका नाम था ब्लू फूड सिक्योरिटी, है ना। ब्लू फूड जो कीवर्ड है उसको पकड़ना, यानी कि समुद्री जल को लेकर बातचीत यहाँ पर चल रही है और वहां से मत्स्य पालन और जो झींगा है उन सब की बात चल रही है। ठीक है, तो इसको लेकर क्या हुआ? एक समझौता हुआ है। किस चीज को लेकर हुआ है? मत्स्य पालन को लेकर, है ना। आपको क्या समझौता हुआ है एग्जैक्टली डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना ध्यान रखना है ब्लू फूड मतलब कि समझौता किसको लेकर हुआ है? मत्स्य पालन। कहाँ पर हुआ था ये कार्यक्रम? इजराइल में हुआ था। ठीक है, क्या नाम था? तो ब्लू फूड सिक्योरिटी सेकेंड ग्लोबल समिट था। ये क्या था? सेकेंड ग्लोबल समिट। उसके बाद में एक छोटी सी न्यूज है जो कि खास रिलेवेंट है नहीं, वो है कि आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली के नाम से एक बुक छापी गई है। किस नाम से? आदि शंकराचार्य। अपन जो वो जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं उस समय में हम 5 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में आदि शंकराचार्य की एक ग्रंथावली जारी की गई है। बस इसलिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पीआईबी ने कवर कर लिया, क्योंकि इस बुक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर दिया गया। और ये गुजरात के एक जो है ट्रस्ट है, इसका नाम है सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट, उसके द्वारा जारी किया है, उसके द्वारा बुक जो जारी की गई है। तो क्या हमें इन चीजों को एग्जैक्टली याद रखना होता है? नहीं, बस इतना से याद रख लो कि यार गुजरात का कोई एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा आदि शंकराचार्य को लेकर ग्रंथावली बनाई गई है और उसका विमोचन जो है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। तो बस यही बात है। उसके बाद में तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी बात ये कि एमएसएमई के द्वारा, जो एमएसएमई जो हमारे हैं, यानी कि आपके मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज जो हैं, छोटे जो उद्योग हैं, उसको लेकर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और ये जो बहुत सारी योजनाएं हैं इसकी वजह से कई बार उद्यमियों को ये तक नहीं पता लगता कि कौन कौन सी योजना हमारे लिए चल रही है ना, क्योंकि अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं चल रही है। तो नीति आयोग के द्वारा इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में कहा गया इन योजनाओं का अभिसरण करना चाहिए। इन योजनाओं का क्या करना चाहिए? अभिसरण, फ्यूजन, या फिर इसके बजाय अच्छा शब्द होगा कन्वर्जिंग। ठीक है ना, तो वो करना चाहिए। जो योजनाएं हैं इनको अभिसरण कर दो, इनको सबको जोड़ के कोई एक एकीकृत योजना टाइप की बना दो। तो इसी को लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। उसके जो सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अपने इंडियन पॉलिटी की जो रैपिड रिवीजन क्लास उसमें पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, वी रामा सुब्रमण्यम। कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। और एक सदस्य है अरविंद विरमानी, उनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया। कुछ खास नहीं है, इतना से याद रखना है कि एमएसएमई की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कहा गया योजनाओं का अभिसरण कर दिया जाए। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई? नीति आयोग के द्वारा। इसका विमोचन इन्होंने किया और अरविंद विरमानी और जो सीईओ हैं यानी कि वी रामा सुब्रमण्यम,
इसमें ये कहा कि योजनाओं का भी अभिसरण करो और सूचनाओं का भी करो, यानी कि दो बड़ी प्रॉब्लम आती है, सूचनाओं की और योजनाओं की, तो उन दोनों को कन्वर्ज कर दो, है ना, कन्वर्जिंग द एमएसएमईज, योर स्कीम्स ऑफ एमएसएमईज। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगली जो बात है वो है आदिवासी जो वैद्य हैं। देखो नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, वो लोगों को हमेशा से रहा है, खासतौर पर स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर अलग अलग नुस्खे हमारे पूर्वजों द्वारा बताए जाते रहे हैं। उसी तरीके के जो नुस्खे हैं वो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर भी चलते हैं। तो ये जो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ऐसे इस प्रकार के जो वैद्य होते हैं, उनको थोड़ा साइंटिफिक बनाते हुए मुख्य धारा के अंदर लाया जाए, इसी को लेकर एक कार्यक्रम हुआ। तो उस कार्यक्रम को अपन कहेंगे आदिवासी वैद्यों का क्षमता निर्माण करना। आदिवासी जो वैद्य हैं उनका क्या करना, क्षमता निर्माण करना। और इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है, तो याद रखना आदिवासी वैद्यों का भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम। आदिवासी वैद्यों का भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ट्राइबल्स वैद्य, ठीक है ना, ट्राइबल वैद्य। ठीक है, तो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम था। पहली बात तो याद रख लेना, पहला कार्यक्रम है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है। देखो आदिवासी वैद्य हैं तो मुख्य योगदान तो किसका होगा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इनके द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक्चुअल में उनका एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट दृष्टि। कौन सा, प्रोजेक्ट दृष्टि। उसके तहत पहली बार यह कहा गया कि भारतीय या फिर जो भारतीय वैद्य हैं उनके लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जाए, वैधशाला बनाई जाए। क्या बनाई जाए, वैधशाला बनाई जाए। तो इसको वैधशाला को नाम दे रहे हैं BHTHO, यानी कि भारतीय ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। क्या बनाई जाए, भारतीय ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। तो इसी कार्यक्रम के तहत, प्रोजेक्ट दृष्टि के तहत पहली BTHO के लिए MOU हुआ है, भारतीय ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। ऐसा पहली कोई ऑब्जर्वेटरी होगी, पहली कोई वैधशाला होगी। इसके लिए समझौता हुआ है किन किन के बीच में, तो एक तो आपकी ट्राइबल मिनिस्ट्री है ही, इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड काम हमारे कौन करती है, रिसर्च का काम कौन करती है, एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एग्रीकल्चर का रिसर्च करने वाली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मेडिकल में रिसर्च करने वाली ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी क्षेत्रीय शाखा है भुवनेश्वर के अंदर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ICMR भुवनेश्वर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आदिवासी मंत्रालय के बीच, जनजातीय मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है, एक MOU हुआ है। इस बात का MOU कि हम पहली भारतीय ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे प्रोजेक्ट दृष्टि के तहत। और इसी को लेकर एक कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम चलाया गया है जिसका शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना से की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अलावा बहुत सारे संस्थान हैं जो कि इसमें सहयोग कर रहे हैं, जिसमें से कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी है, WHO भी है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है दिल्ली में और जोधपुर में, वो भी है। ठीक है ना, तो इनके द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। तो सहयोग किसके द्वारा, WHO, ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष मंत्रालय और आपके जो है वो आयुर्विज्ञान वाला। कुल मिलाकर कैसे याद रहेगा, अरे कुल मिलाकर हेल्थ वाले सारे ही हैं इसमें सहयोग करने वाले। हेल्थ में क्या क्या आता है सोचते हैं। देखो हेल्थ में हमारे दो मंत्रालय हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एक है आयुष मंत्रालय। ये दोनों सहयोग कर रहे हैं क्योंकि वैद्य हैं तो आयुष मंत्रालय का भी आना बनता है। विश्व के स्तर पर बात करें WHO है तो ये भी सहयोग कर रहे हैं। उसके अंदर रिसर्च करने के लिए ICMR है तो वो भी सहयोग कर रही है। और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है दिल्ली और जोधपुर में, तो उसके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको ये इतने फैक्ट याद रखने हैं। आदिवासी वैद्यों का पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम चल रहा है जो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने हैदराबाद तेलंगाना से शुरू किया, लेकिन इसमें ये 4-5 सहयोगी हैं। और पहली भारतीय ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। एक हमने देखा MSME की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। एक हमने देखा आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली लॉन्च की गई। एक हमने देखा इजराइल वाला। इन दो में से, इन पूरे में से आज देखो 15 जनवरी की इतनी खबरें महत्वपूर्ण है, इसमें से ये 2 खबरें ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो इजराइल के अंदर ब्लू फूड सिक्योरिटी को लेकर और एक ये आदिवासी वैद्यों वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं 16 जनवरी पर।
अब आगे बढ़ते हैं किस पर, 16 जनवरी पर। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये सारी चीजें वापस रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, 16 जनवरी पर आगे बात करें तो आसियान और भारत के डिजिटल मंत्री कौन कौन, तो आसियान, आसियान आप समझते हो, जानते हो, ये जो आपके साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनका एक समूह है। तो आसियान और भारत के जो डिजिटल, भारत सरकार के जो डिजिटल मंत्री हैं उनकी एक छठी बैठक होती है। 16 जनवरी को ये छठी बैठक हुई। कुल मिलाकर बात करें तो इंडिया और आसियान की डिजिटल मीटिंग है एक तरीके से, जो कि कौन सा संस्करण है, छठा। इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत की तरफ से दूर संचार विभाग के जो सचिव हैं, एग्जैक्ट नाम वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं, एक बार पढ़ लिया, बाय चांस बहुत टफ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कई नाम दिमाग में अटक जाए तो ठीक है। दूर संचार विभाग के जो सचिव हैं जिनका नाम है अमित अग्रवाल और वियतनाम की तरफ से हंग है, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पर अध्यक्षता की गई। एग्जैक्ट कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। इसकी थीम क्या थी, अनुकूलनशील आसियान, और इसके अंदर एक कनेक्टिविटी शब्द था। देखो मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो थीम होती है उसको कोई एग्जैक्टली रटने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें से कोई एक आधा शब्द आपको याद रखना होता है। जैसे कि अपन यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, कनेक्टिविटी की। इसकी थीम क्या थी, अनुकूलनशील आसियान, और उसमें एक शब्द है कनेक्टिविटी, बस ये याद रखना। इस पूरे के अंदर क्या क्या जो है निष्कर्ष रहा, निष्कर्ष रहा कि आसियान और इंडिया के बीच एक कार्य योजना बननी चाहिए और एक अलग से डिजिटल सहयोग के लिए आपस में क्या बनाया जाए, कोष बनाया जाए। तो कुल मिलाकर पूरी घटना की चर्चा करें तो आसियान और भारत के डिजिटल मंत्रियों का छठा सम्मेलन था। भारत सरकार के दूर संचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल और वियतनाम के तरफ से हंग यहां पर आए। थीम इसकी थी अनुकूलनशील आसियान, कनेक्टिविटी से संबद्ध बुद्धिमत्ता तक। आपको बस याद रखना कनेक्टिविटी। निष्कर्ष इसका था कि एक तो कार्य योजना बनाएंगे और एक कहा कि भारत कोष, अलग से कोष बनाया जाएगा, एक अलग से फंड बनाया जाएगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है। अगली जो खबर आती है वो है प्रवीण वशिष्ठ, नाम को ध्यान से सुनना, प्रवीण वशिष्ठ। उनको क्या बनाया गया, उनको बनाया गया विजिलेंस कमिश्नर। आपको पता है हमारे यहां पर एक संस्था है जो कि आपके सिलेबस में भी है, उसका नाम है सीवीसी। क्या नाम है उसका, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर एक तो होता है अध्यक्ष जिसको अपन बोलते हैं सीवीसी, और दो होते हैं आपके विजिलेंस कमिश्नर। तो आपके जो सीवीसी हैं उनका नाम है प्रवीण श्रीवास्तव। क्या नाम है, प्रवीण श्रीवास्तव। इसके अलावा दो विजिलेंस कमिश्नर और होते हैं, उसमें से एक को अपॉइंट किया गया, उनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। तो यानी कि सीवीसी भी प्रवीण नाम के हो गए और वीसी भी प्रवीण नाम के हो गए। तो सीवीसी तो है प्रवीण श्रीवास्तव और वीसी है प्रवीण वशिष्ठ। अब इनकी अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे क्या होती है ये सब आप बेसिक के अंदर पढ़ते हो। हमें इसमें से जो याद रखने वाली बात है वो क्या क्या है, तो आप इसमें से ये याद रख लेना कि भाई प्रवीण वशिष्ठ जो क्या बनाए गए विजिलेंस कमिश्नर, जो कि बिहार कैडर के आईपीएस रहे हैं। वर्तमान सीवीसी कौन है, प्रवीण श्रीवास्तव, और एक और जो वीसी है उनका नाम क्या है, एएस राजीव। इस तरीके से दो क्या हो गए आपके वीसी, एक एएस राजीव जो पहले से थे, एक अभी जो बने हैं प्रवीण वशिष्ठ, और सीवीसी कौन है, प्रवीण श्रीवास्तव। बिहार कैडर के प्रवीण वशिष्ठ कौन है, तो बिहार कैडर के आईपीएस है जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। बात क्लियर है। तो ये हमने बात की किनकी, प्रवीण वशिष्ठ की। आगे चलते हैं। आगे चलने पर आते हैं 17वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। 17वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम ये 17 जनवरी को जयपुर में हुआ। इसका उद्घाटन जयपुर की जो सांसद है मंजू शर्मा उनके द्वारा किया गया। आयोजक कौन थे, तो गृह मंत्रालय और आपके युवा मंत्रालय। देखो एक मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर एक अलग संस्था या फिर कहेंगे एक अलग कार्यक्रम जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है माई भारत। क्या नाम, किस नाम से किया गया, माई भारत। तो ये जो आपके आदिवासी वाला जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये आपके शुरू किया गया जो है आपके एक तो होम मिनिस्ट्री और दूसरा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है, माई भारत। कहां पर हुआ, जयपुर के अंदर। उद्घाटन किसने किया, मंजू शर्मा ने। 17 से 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम होगा। 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। उद्घाटन कहां से, जयपुर से, मंजू शर्मा जी द्वारा। 17 से 22 जनवरी तक चलेगा। होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और खेल मंत्रालय भी इसमें शामिल है। उसके बाद में एक छोटी सी
खबर और दे रखी है जो इतनी कोई खास काम की है नहीं, पर राजस्थान से जुड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। कोई ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई है भाई। क्या करवाई गई है? ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हरि आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपाड़ रोड में। किसने करवाई है? तो ये करवाई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, जिसके भी अपन बात कर रहे थे, उसके अंडर में महात्मा फुले विभाग के द्वारा करवाई गई है। उद्घाटन मैच कबड्डी का हुआ पिपाड़ यूथ क्लब और ये जो स्कूल है इनके बीच में, जो कि विजेता कौन रहा? पिपाड़ यूथ क्लब विजेता रहा। आपको कि क्यों पढ़ा रही है ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता, ये भी पढ़नी पड़ेगी क्या? अब पीआईबी में दी हुई थी इसलिए पढ़ लिया अपन ने, बाकी कोई खास सेंस इसका बनता नहीं है। तो अपन ने यहाँ पर अभी तक 2 दिन की महत्वपूर्ण खबरें पढ़ी, एक तो 15 जनवरी और एक 16 जनवरी। एक बार वापस रिवाइज करें। 15 जनवरी में हमने क्या देखा? इजराइल के अंदर याद करो, मनी मन सोचो क्या था कि ब्लू फूड सिक्योरिटी को लेकर एक कार्यक्रम था। भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए हुए थे और वहां पर जो वो मत्स्य पालन को लेकर एक समझौता हुआ, इतनी सी बात याद की थी। और 15 जनवरी को क्या था? तो आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली की एक बुक का विमोचन किया गया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। और गुजरात के कोई ट्रस्ट था उसके द्वारा, सस्तु मुद्रणालय ट्रस्ट, उसके द्वारा जिसको बनाया गया था, सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर अपन ने पढ़ी थी वो थी आपके कार्यक्रम, जो कि जो भारतीय आदिवासी जो वैद्य हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, पहला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो कि तेलंगाना के हैदराबाद से शुरू हुआ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसमें कुछ संस्थाएं सहयोग कर रही थी, WHO थी, आयुष मंत्रालय था, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय था, आपके जो है वो ICMR था। और इसी के अंदर कहा गया कि भी ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बीच एक MOU हुआ और कहा गया कि भारत की पहली भारतीय ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जाएगी। एक और अपन ने 15 जनवरी में खबर पड़ी थी कि MSME को लेकर जो एक रिपोर्ट निकाली गई एफिशिएंसी को लेकर, जो कि नीति आयोग के द्वारा निकाली गई, ठीक है। और उसमें CEO V सुब्रमण्यम है और अरविंद विरमानी 2 सदस्य, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये सब अपन जानते हैं। 16 जनवरी को हमने पढ़ा कि आसियान और इंडिया के बीच में डिजिटल मंत्रियों की कनेक्टिविटी को लेकर जो 6ठी बैठक थी, जिसमें भारत की तरफ से जो अध्यक्षता है वो दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल द्वारा और वियतनाम की तरफ से अंग के द्वारा की गई। इसकी जो थीम है वो अनुकूलनशील आसियान और उसमें शब्द आता है कनेक्टिविटी, वो थी। 2 बातें कही गई, एक कार्य योजना और एक कहा गया कि कोष बनाएंगे अलग से। फिर हमने प्रवीण वशिष्ठ की बात की जिनको विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है, और हमने यहाँ पर थोड़ी CVC की भी बात की कि CVC जो है वी कौन है? प्रवीण श्रीवास्तव है, और एक और VC पहले से जो थे S राजीव थे। अभी हाल ही में क्या चर्चा है? अभी हाल ही में चर्चा है कि प्रवीण वशिष्ठ जो कि क्या बने? नए विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। और ये जो नए विजिलेंस कमिश्नर बने हैं और ये बिहार कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ा? तो और हमने पढ़ा 17वां भारतीय आदिवासी युवा आदान प्रदान सम्मेलन, जो कि जयपुर में, उद्घाटन मंजू शर्मा जी द्वारा 17 से 22 जनवरी को, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स है, और आपके स्पोर्ट्स एंड यूथ वाली है, उसके अंदर आपके माई भारत, और पिपाड़ के अंदर कोई प्रतियोगिता हुई ब्लॉक स्तरीय। तो ये हमने 15 और 16 जनवरी की सारी खबरें पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं 17 जनवरी की तरफ। 17 जनवरी को क्या क्या है? चलिए 17 जनवरी की तरफ चलते हैं। ये PDF वगैरह आपको सब शेयर की हुई है। 17 जनवरी की तरफ चलते हैं। 17 जनवरी के अंदर बात करें तो एक हमारे यहाँ पर कार्यक्रम हुआ जिसका नाम है विंग्स इंडिया। क्या नाम है? विंग्स इंडिया। नाम से आपको पता लग रहा होगा, विंग्स यानी कि पंख, यानी कि उड़ना, यानी कि एयरवे से संबंधित कुछ ना कुछ होगा। तो विंग्स इंडिया बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में कार्यक्रम होगा 28 से 31 जनवरी को। विंग्स इंडिया जो कार्यक्रम है वो कहां पर होगा? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। अब से कब तक? 28 से 31 जनवरी को। ये कह रहे हैं कि एशिया का लार्जेस्ट एविएशन प्रोग्राम होने वाला है, सबसे बड़ा कोई हवाई जिस प्रकार का कार्यक्रम जो होने वाला है। इसका उद्घाटन जो है हमारे नगर विमानन जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उनके द्वारा किया जाएगा। और उसकी जो थीम है वो है कि भाई इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, कि भारतीय जो एविएशन है वो फ्यूचर जो बना रहा है। तो हमने क्या जाना? विंग्स इंडिया कार्यक्रम जो कि बेगमपट्टी हवाई अड्डा हैदराबाद से शुरू हो रहा है, एशिया का लार्जेस्ट एविएशन प्रोग्राम है, उद्घाटन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा किया जाएगा। थीम जो है वो इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, ये थीम रखी गई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में 2023 में हुआ था, और अब 3 साल बाद में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हो रहा है। 24-25 जनवरी को ये सम्मेलन हो रहा है। आयोजक इसके अंदर कौन है? इंटरनेशनल बौद्ध कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, नाम से पता लग जाएगा आपको कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है तो इंटरनेशनल बौद्ध कमेटी होगी। बात संस्कृति की चल रही है तो भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा भी हस्तक्षेप होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसमें रहेगी। तो ये दो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके अलावा एक और बात है जो कि इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, वो है लैंगिक सांख्यिकी पर, जेंडर जो आपके स्टैटिक्स जो है उसके ऊपर जो दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI यानी कि स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये किया गया कार्यक्रम लैंगिक सांख्यिकी पर, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद आगे बात करें तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, आपको जो है वंदे भारत ट्रेन तो बहुत सारी चल चुकी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वंदे भारत ट्रेन बहुत सारी चल चुकी है, लेकिन ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। ये जो है आपके हावड़ा से गुवाहाटी तक जाएगी। मालदा, हावड़ा जिले के अंदर एक स्टेशन पड़ता है मालदा रेलवे स्टेशन, वहां से इसका उद्घाटन किया गया। क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों बार बार PIB में चर्चा में आ रही है? क्योंकि इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो कि मालदा यानी कि हावड़ा से लेकर गुवाहाटी तक जाएगी, उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया है। और इस ट्रेन की जो बेसिक है कि इतने कोच हैं, ये सब बातें अपन ना तो इतनी रिलेवेंट है और अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। जब मोदी जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में गए हुए थे उसी समय में असम में गए और वहां पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जो कि बोडो समुदाय का कार्यक्रम था। किसका कार्यक्रम था? बोडो समुदाय का कार्यक्रम था। उसका नाम था बागुरुम्बा दहू। क्या नाम था? बागुरुम्बा दहू, जिसमें कि 10,000 से ज्यादा बोडो कम्युनिटी, बोडो के बारे में आपने नाम जानते होंगे, इवन आप ये तो पक्का ही जानते होंगे हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, उसमें से जो 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जुड़ी थी उसमें थी संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, तो उसमें से एक थी बोडो, ये वही बोडो हैं। तो बोडो कम्युनिटी के द्वारा बागुरुम्बा दहू नाम से कार्यक्रम होता है, मोदी जी उसमें शामिल हुए। 10,000 से ज्यादा जो बोडो कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठे हुए। बागुरुम्बा नाम से एक नृत्य होता है, उसका प्रदर्शन जो मोदी जी के सामने किया गया, तो बागुरुम्बा दहू। इसके अलावा एक याद रखना, 3rd इंडिया केन्या डिफेंस प्रदर्शनी नैरोबी केन्या के अंदर, तीसरी भारत और केन्या के बीच में एक डिफेंस प्रदर्शनी जो यहाँ पर आयोजित की गई। 3rd इंडिया केन्या डिफेंस जो प्रदर्शनी है वो कहां पर हुई? नैरोबी केन्या के अंदर। इस तरीके से अपन 3 दिन की खबरें पढ़ चुके हैं, PIB की 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख। एक बार वापस से 17 तारीख की जो बातें हैं वो एक बार दिमाग में लेके आते हैं। सोचो दिखाना क्या क्या पढ़ा हमने, याद करो। हमने वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के बारे में कुछ पढ़ा था क्या? यदि पढ़ा था तो बताओ वो कौन सा संस्करण था, बताओ वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था, बताओ वो कहां पर होने जा रहा है। ठीक है, तो आपको आगे दूसरा संस्करण था सर ये IBC यानी कि आपके इंटरनेशनल बौद्ध कमेटी और भारत की जो कल्चर मिनिस्ट्री उसके बीच में, सर ये नई दिल्ली में होने जा रहा है। क्या आपने और इसके अलावा कोई एक कार्यक्रम पढ़ा था क्या जो कि आपके जनवरी के आखिरी वीक के अंदर होने वाला है, जिसका नाम था विंग्स इंडिया? क्या नाम था? विंग्स इंडिया। मुझे बताएंगे ये जो विंग्स इंडिया कार्यक्रम है ये कहाँ पर होने जा रहा है? तो आपको कहेंगे सर बेगमपेट हवाई अड्डा जो वहाँ होने जा रहा है। क्या ये भारत का सबसे बड़ा एविएशन प्रोग्राम है? क्या आपको कहेंगे सर भारत का तो है ही है, एशिया का भी है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? सर मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा किया जाएगा। इसमें एक फैक्ट अपन ने और पढ़ा था, वो पढ़ा था थीम। हाँ, थीम सर इसकी थी इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया और केन्या के बीच में अभी कुछ हाल ही में हुआ है क्या? बिल्कुल सर, इंडिया केन्या की डिफेंस प्रदर्शनी जो कि 3rd जो प्रदर्शनी है वो नैरोबी के अंदर लगाई गई है। इसके अलावा इसके अंदर अपन ने इस वाले में क्या पढ़ा सर? इसके अलावा आपने पढ़ा था लैंगिक सांख्यिकी वाला और भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? तो सर ये मालदा में रेलवे स्टेशन से उद्घाटन हुआ, हावड़ा से लेकर गुवाहाटी तक जाएगी। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और मोदी जी जब गए तो बागुरुम्बा दहू नाम का एक कार्यक्रम था, वहां पर भी शामिल हुए। चलो मुझे साथ ही साथ 16 जनवरी वाली बातें भी बता दो। तो सर आपने एक तो सारी बात कर लेते हैं, एक आदि शंकराचार्य वाले जो ग्रंथावली है उसकी बात की थी जो कि अमित शाह जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। सर इसके अलावा एक बात जो वो इजराइल के अंदर ब्लू फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि कृषि मंत्री गए थे, मत्स्य पालन को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था। सर इसके अलावा पहली जो आदिवासी वैद्य जो कार्यक्रम है जो कि किसने किया है? ट्राइबल मिनिस्ट्री द्वारा, लेकिन उसमें सहयोग बहुत सारे लोगों का है। सर प्रोजेक्ट दृष्टि के तहत पहला जो है वो आपके भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को लेकर एक MOU हुआ है। सर इसके अलावा एक सांख्यिकी मंत्रालय वाला अपन ने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या देखी थी? हाँ सर एक आपने VC के बारे में बात बताई थी। कौन VC? तो प्रवीण वशिष्ठ जो हाल ही में अपॉइंट किए गए। कौन? प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया।
सर इसके अलावा आपने इंडिया और आसियान के बीच में जो छठी जो मीटिंग हुई डिजिटल मंत्रियों वाली, उसके बारे में बात की थी, जिसमें भारत की तरफ से अमित अग्रवाल थे और वियतनाम की तरफ से हंग थे, ठीक है। और इसमें जो है वो कार्य योजना को लेकर बात हुई थी और एक कोष को लेकर बात हुई थी। तो इस तरीके से अपन 16, 15 और 17 इन तारीखों के बारे में पढ़ चुके हैं और अब अपन चलते हैं 18 तारीख और 19 तारीख के पीआईबी की तरफ, ठीक है। ये वाली भी आपसे शेयर कर दी जाएगी, 18 तारीख और 19 तारीख की जो पीआईबी वाला आर्टिकल है ये आपसे शेयर कर दिया जाएगा। इसमें क्या है, एक तो है 86वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ होने जा रही है, लखनऊ में। याद रख लेना, एक तो अभी अपने चल रहा है, मतलब हो गया जो आपके कॉमनवेल्थ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इस तरीके से कॉमनवेल्थ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इस नाम से जो एक अपने यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, जो कि नई दिल्ली के अंदर होने जा रहा है और ये जो चौथी बार भारत के अंदर होने जा रहा है। इसके जो लोग हैं वो जयपुर भी आए, ये सारी बातें अपन ने की थी, है ना, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया, ये तो क्या थी, कॉमनवेल्थ वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, ये तो किसकी थी, कॉमनवेल्थ वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं, जैसे कि आपके राजस्थान की विधानसभा होगी, गुजरात की विधानसभा होगी, इन सब के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ये सब वहां पर इकट्ठे होंगे। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, ये जो वो कौन सी होगी, 86वीं होगी, 86वीं होगी, जो कि कहां पर होगी, लखनऊ में। ये कौन सी थी, ये थी 28वीं, ये तो कौन सी थी, 28वीं। और ऑल इंडिया वाली कौन सी होने जा रही है, 86वीं, जो कि कहां पर होने जा रही है, लखनऊ में। कहां होने जा रही है भाई, लखनऊ के अंदर होने जा रही है। अब काजीरंगा वाला ये जो आर्टिकल है इसको मैं यहाँ से हटवा रहा हूँ, मतलब कि कोई खास काम का है ही नहीं, खास का किसी भी काम का नहीं है, ठीक है, आपके नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आपके आता है, आगे बढ़ने पर आता है सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड। ये जो कंपनी है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है। किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो इनके द्वारा मध्यम कैलिबर गोला बारूद की जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, गोला बारूद की, है ना। तो गोला बारूद की यहाँ पर जो इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर लगी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूरी तरीके से स्वचालित है। 30 मिमी के जो है गोला बारूद यहाँ पर बनाए जाएंगे, पूरी तरीके से ये क्या है, स्वचालित है। कौन सी कंपनी के द्वारा, सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। इसमें अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको पता है कि भारत हाल ही में इन दिनों में एक जो रिपोर्ट आई पिछले वर्ष की, उसके तहत हमने देखा कि पिछले वर्ष भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन 1.51 लाख करोड़ का हुआ, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। 1.51 लाख करोड़ का जो है वो हमारे यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन हुआ। लेकिन अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है कि 2029 तक हमें 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन करना है। कितने तक का, 3 लाख करोड़ तक का डिफेंस प्रोडक्शन करना है। 1.51 लाख करोड़ का ये हुआ 2025 के अंदर। इसमें से ये देखा गया कि सरकारी क्षेत्र का अभी भी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, 77% है, और निजी क्षेत्र का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 23% है। हालांकि जब एक्सपोर्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 23,000 करोड़ का है। इसमें से निजी क्षेत्र का हिस्सा ज्यादा है बजाय कि सरकारी के। लेकिन यदि अपन प्रोडक्शन की बात करें, अभी भी निजी क्षेत्र का हिस्सा क्या है, काफी कम है। इसलिए अब यहाँ पर अपन देखेंगे प्राइवेट कंपनी का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं आपके रक्षा मंत्री जी, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र में। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो ये अपन ने देखा कि क्या कि ये एक ऐसी कंपनी है, मतलब एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर कि गोला बारूद बनाए जाएंगे, पूरी तरीके से स्वचालित होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा, पिनाका की जो पहली खेप है वो आर्मेनिया को अपन ने भेजनी शुरू कर दी है। तो याद रखना पिनाका के बारे में, हालांकि मैं आपके रैपिड रिवीजन के अंदर तो मैंने करवा रखा है खूब डिटेल के अंदर, पर फिर भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं यहाँ पर पिनाका के बारे में। पिनाका क्या है, तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसके माध्यम से बहुत सारे बैरल होते हैं, फटाफट जो रॉकेट जो प्रक्षेपित की जा सकती है। 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट जो प्रक्षेपित की जा सकती है ना, रॉकेट लॉन्चर है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड के अंदर 12, ठीक है। अब बात है कि कितनी रेंज तक, ये जो रेंज है इसको लेकर जो है, शुरुआत में इसकी जो रेंज थी लगभग 45 किलोमीटर तक की रेंज थी, 45 से 70।
उसके बाद में इसका जो सेकंड वर्जन आया उसमें लगभग 90-92 किलोमीटर की रेंज रखी। अभी हाल ही में इसका आया है थर्ड वर्जन जिसको कहा जा रहा है लॉन्ग रेंज GR LRGR। याद रखना दिसंबर 2025 में ही इसका सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है, जिसमें इसकी जो रेंज है वो 120 किलोमीटर हो गई है। इसलिए इसका पिनाका थर्ड का एक और नाम भी है LRGR 120, LRGR 120, क्योंकि इसकी रेंज कितनी हो गई है 120 किलोमीटर पिनाका थर्ड की। और इसी का अभी ये जो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और हमने जो है हाल ही में आर्मेनिया को इसकी पहली खेप भेजी है। हमने क्या किया है, आर्मेनिया को पहली खेप जिसकी भेजनी शुरू की है। तो डिफेंस के मामले में हमने यहाँ पर दो बातें पढ़ी, एक तो सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये जो गोला बारूद निर्माण को लेकर काम किया गया, दूसरा हमने यहाँ पर देख लिया साथ ही साथ कि आर्मेनिया के अंदर जो अपन ने पहली खेप यहाँ पर भेजी है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक इनिशिएटिव आता है, खूब डिटेल में PIB में उसको कवर किया गया है, अपन भी उसको खूब डिटेल में ले रहे हैं, उसके बारे में बड़े ध्यान से सुनना। वो जो इनिशिएटिव है या फिर वो कहें एक सागर ध्वनि नाम का एक हमारा अनुसंधान जो पोत है, रिसर्च क्या कहेंगे, पोत है, मतलब पोत ही मान लेते हैं, रिसर्च शिप है, वो SM5 योजना के तहत वापस जो चल पड़ी है, रवाना किया गया है। इस पूरी योजना का या सागर ध्वनि का बैकग्राउंड जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप समझना कि हमारे यहाँ पर एक विजन हमने अपनाया, वो विजन ये है कि हमारे जो इंडियन ओशन जो कंट्रीज हैं, जहाँ पर कि हिंद महासागर वाले जो देश हैं, जहाँ से कि चीन व्यापार करता है या फिर भारत जहाँ से व्यापार करता है, चीन के जो जहाज जिसके थ्रू जाते हैं उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमने इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पहले एक प्रोग्राम या फिर एक विजन अपन ने लॉन्च कर रखा था, जिसका नाम था सागर। सागर का मतलब था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। सागर का मतलब क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, इस पूरे क्षेत्र में सभी की सुरक्षा, सिक्योरिटी और ग्रोथ। लेकिन अभी इस विजन को अपन ने बना दिया है महासागर। अभी अपना जो विजन है उसका नाम क्या है, महासागर। महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, आगे वही है, बस सागर के आगे क्या लगा दिए, महा का मतलब यहां पर क्या बन गया है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, परस्पर सहयोगी रूप से होना चाहिए। तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो हमारा जो पहली बात तो ये याद रखना, जो हमारा इस क्षेत्र के लिए सागर जो इनिशिएटिव था उसको क्या बना दिया गया है, महासागर इनिशिएटिव बना दिया गया है। और महा में यहाँ पर मतलब क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो हमारे इस IUR क्षेत्र के अंदर 8 देश जो आते हैं इंडियन ओशन रीजन में, कितने देश आते हैं, 8 देश। इन 8 देशों की सुरक्षा और एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ना है। तो हमारा विजन क्या है, हमारा विजन है महासागर। इस विजन के अंदर हमने एक पहल शुरू की जिसका नाम था सागर मैत्री पहल। इस विजन के अंदर हमने एक पहल शुरू की जिसका नाम क्या था, सागर मैत्री पहल, जो कि DRDO और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही थी। किसके द्वारा, DRDO और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही थी। उस पहल का नाम क्या था, सागर मैत्री पहल। इस सागर मैत्री पहल के तहत हमें लगा कि विज्ञान को बढ़ावा देना पड़ेगा। सिक्योरिटी कब होगी, जब विज्ञान को बढ़ावा देंगे, रिसर्च को बढ़ावा देंगे। तो इस सागर मैत्री पहल के अंदर सागर विज्ञान मिशन शुरू किया गया। सागर मैत्री पहल के अंदर क्या किया गया, सागर विज्ञान मिशन शुरू किया गया। किसके द्वारा, एक संस्था है जिसका नाम है NPOL। कोच्चि के अंदर एक संस्था है, कौन सी, NPOL। क्या है ये NPOL, तो NPOL का याद रखना DRDO की एक तरीके से शाखा है, नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, NPOL, ठीक है, नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी। तो अपन ने देखो एक बार इसकी जर्नी को जानते हैं। अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमारी एक पहल थी जिसका नाम था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। इसी को अपन ने और एक्सटेंड करते हुए क्या बना दिया, महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन सागर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक पहल शुरू की थी, इसका नाम क्या था, सागर मैत्री पहल, जो कि किसके द्वारा शुरू की गई थी, DRDO और नौसेना द्वारा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कहा कि विज्ञान को बढ़ावा देना पड़ेगा, तो सागर विज्ञान मिशन लॉन्च कर दिया गया। किसके द्वारा, DRDO की ही एक शाखा है NPOL के द्वारा,
है ना, फिजिक्स एंड आपके जो है ओशनिक लेबोरेटरी, जो कि कहाँ पर है, कोच्चि में, उसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया। तो बस अब आगे अपन मुद्दे पर, जो अब मुद्दा आता है कि इसी विज्ञान मिशन के तहत ही अपन ने क्या किया है, एक रिसर्च पोत भेजना शुरू किया है, जो पहले से भी भेज रहे थे, उसका नाम है सागर ध्वनि। अब कहानी समझ में आई कि हमने क्या किया कि रिसर्च जो पोत है, रिसर्च शिप है, वो भेजना शुरू किया है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस क्षेत्र की सुरक्षा करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस क्षेत्र की सुरक्षा करनी है, और सुरक्षा यदि करनी है तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा। इसके लिए हमें समय समय पर देखना पड़ेगा, जो ध्वनि के आधार पर आसपास के खतरे को भांप ले, उस प्रकार का एक शिप यहाँ पर रखना पड़ेगा, और उसका नाम क्या होगा, सागर ध्वनि। क्या नाम होगा अभी उसका, सागर ध्वनि। अब हम मुद्दे पर चलते हैं। तो सागर विज्ञान मिशन था, और इसी मिशन के तहत क्या शुरू किया गया, NPOL द्वारा INS सागर ध्वनि को भेजा गया है। किसको भेजा गया, INS सागर ध्वनि को। किसके तहत, तो सागर मैत्री पहल के 5वें चरण के लिए। अब ये जो सागर मैत्री पहल चल रही थी, इसका कौन सा चरण, 5वां चरण, SM5, SM मतलब सागर मैत्री का 5वां चरण। उसके लिए क्या किया गया, सागर ध्वनि को भेजा गया है। सागर ध्वनि अपने आप में क्या है, तो समुद्र ध्वनिक अनुसंधान पोत है, समुद्र ध्वनिक अनुसंधान पोत है, जिसको डिजाइन किया गया है NPOL के द्वारा और निर्माण किया गया GRSE के द्वारा, गार्डन रिच एंड शिप जो एंटरप्राइज है उनके द्वारा, जो कि कोलकाता में बेस्ड है, जो 1994 के अंदर ही कमीशन कर दिया गया था। ये कोई नया नहीं बनाया गया है, बस इस कार्यक्रम के लिए भेजा गया है। INS सागर ध्वनि क्या है, समुद्र ध्वनिक अनुसंधान पोत है, ठीक है। डिजाइन किया गया NPOL के द्वारा, निर्माण किया गया GRSE के द्वारा, कमीशन किया गया जुलाई 1994 में, ठीक है। ये सारी बात अपन ने कर ली। अब इस सागर विज्ञान मिशन के अंदर एक और चला दी, इसका नाम था मैत्री, मैराइन एंड एलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग, DRDO द्वारा। इसको तो एक बार छोड़ो, तो आपको इस पूरी ये जो जर्नी है ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और यही आप देखोगे तो सागर मैत्री पहल के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर समझा रखी है ना। सागर मैत्री पहल क्या है, कैसे है, सारी कहानी, ठीक है। सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड वाला अपन बात कर चुके। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन जो सम्मेलन है उसके बारे में भी अपन बात कर चुके। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर आपके आता है जी, आगे बढ़ने पर आता है आपके भारत का पहला मत्स्य पालन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आप कहोगे सर भारत का पहला कैसे हुआ, मत्स्य पालन कार्यक्रम तो अपने खूब चलते आ रहे हैं। आपकी बात एकदम सही है, खूब चलते आ रहे हैं, लेकिन ओपन सी में नहीं। ओपन सी मतलब कि खुला समुद्र, ओपन सी के अंदर इस प्रकार का मत्स्य पालन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है। ओपन सी के अंदर मत्स्य पालन होता तो था ही, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए जो एक अलग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी तक हमारा जो मत्स्य पालन है उसका जो मेन जो आपके टारगेट था वो था आपके कोस्टल एरिया का, लेकिन अब यहाँ पर ओपन सी के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ओपन सी में चलाया जा रहा है तो प्रॉपर ओशन में जाओ भाई, तो ओशन में जाओ तो कहाँ जाओ, नॉर्थ बे ऑफ अंडमान सी। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, नॉर्थ बे ऑफ अंडमान सी, श्री विजयपुरम से, और जितेंद्र सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कार्यान्वयन कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। याद रखना इस प्रकार की जो ज्योग्राफी से संबंधित जो चीजें होती है वो ज्यादातर इसी मंत्रालय द्वारा की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो भारत का पहला मत्स्य पालन ओपन सी के लिए कार्यक्रम है, जिसमें कि जो कि मत्स्य पालक हैं उनको फिन फिश और समुद्री शैवाल इन सब के बीज दिए जाएंगे। इनके क्या दिए जाएंगे, बीज दिए जाएंगे। तो भारत का पहला मत्स्य पालन के लिए ओपन सी में चलने वाले कार्यक्रम नॉर्थ बे ऑफ अंडमान सी के अंदर, ये सारी कहानी अपन बात कर चुके, ठीक है। तो 18 जनवरी को देखो क्या क्या देखा अपन ने, 86वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, पिनाका की पहली खेप आर्मेनिया को भेज दी, और हमने पूरी बात कर दी महासागर। महासागर के अंदर सागर मैत्री पहल, सागर मैत्री पहल के अंदर अपन ने देख लिया सागर विज्ञान मिशन, सागर विज्ञान मिशन NPOL के द्वारा, और उसी के अंदर हमने देख लिया INS सागर ध्वनि, ठीक है। सारी बातें अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं PM विश्वकर्मा हाट। ये क्या है, नई दिल्ली के अंदर एक बाजार टाइप लगा दिया गया, किसके द्वारा, तो बाय MSME जो मंत्रालय है उसके द्वारा। क्या, PM विश्वकर्मा हाट, यानी कि जो हमारे MSME के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए PM विश्वकर्मा हाट जो है चलाया गया, मतलब आपके बाजार टाइप लगाया गया जी न्यू दिल्ली के अंदर MSME मंत्रालय के द्वारा। अब हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा एक बुक का उद्घाटन किया गया, मतलब विमोचन किया गया, जिसका नाम है पलानी वेलु गट्स।
क्या नाम है, पलानी वैल्यू गट्स। क्यों पढ़ रहे हैं, फिर वही बात है, पीआईबी में दे दिया, आजकल ऐसे उठपटांग कुछ भी बातें पूछ लेते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जिसका उद्घाटन विमोचन किया गया, केवल इसलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं अगला, वो है यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख जायद। यूएई के जो राष्ट्रपति कौन, शेख जायद, वो भारत आए। उनकी भारत की 5वीं यात्रा थी, राष्ट्रपति के तौर पर उनकी 3rd जो ये यात्रा थी। राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार आए पिछले 10 वर्षों में, और वैसे ही उनकी 5वीं यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने कुछ समझौते किए, कुछ आशय पत्र पर साइन किए, कहा कि अब इंडिया और जो है यूएई के द्वारा रणनीतिक साझेदारी के लिए आगे और प्रयास किए जाएंगे, है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके अलावा धोलेरा गुजरात में निवेश किया जाएगा। कहाँ निवेश करेंगे, धोलेरा गुजरात में। इसके अलावा कहा कि हम इन स्पेस को भी सहयोग करेंगे, है ना। तो फर्जी बातें हैं, कुछ खास दम वाली बातें हैं नहीं, याद रखना है। रणनीतिक साझेदारी को लेकर बात की, धोलेरा गुजरात के अंदर निवेश किया जाएगा उसको लेकर बात की, इन स्पेस के अंदर सहयोग किया जाएगा उसको लेकर बात की। और क्या कहा, और इनके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई, जैसे कि अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा, है ना। जो आपको पता होगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो अलग अलग 7 जो शहर हैं या फिर जो कहें किंगडम थे, उनको जोड़कर एक देश बनाया गया। उसमें से आप जिसको मुख्य रूप से जानते हो वो है दुबई, एक है शारजहां, उसी तरीके से है एक है अबू धाबी। कौन सा है, अबू धाबी। अबू धाबी में बहुत सारे मैच भी होते हैं, इसलिए आप जानते भी होंगे। तो अबू धाबी के अंदर क्या बनाया जाएगा, हाउस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, हाउस ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये भी इनके द्वारा कहा गया कि गिफ्ट सिटी जो गुजरात के अंदर बनी है, गिफ्ट सिटी, वहां पर हम कुछ केंद्र बनाएंगे। किस बात का केंद्र बनाएंगे, एक तो हमारा बैंक है जिसका नाम है फर्स्ट बैंक अबू धाबी, फर्स्ट बैंक अबू धाबी, उसका एक सेंटर यहाँ पर शुरू किया जाएगा, और एक डीपी वर्ल्ड करके एक प्रोग्राम है इनका, तो उसका एक जो सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 2032 तक हम जो आपसी जो व्यापार है उसको 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रख रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आपकी जो संस्था यानी कि भारत सरकार की जो संस्था है सीडैक और हमारी जो संस्था है GE42, ये आपस में मिलकर सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाएगी। ये आपस में मिलकर क्या बनाएगी, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि जो यूएई है उनके राष्ट्रपति शेख जायद भारत आ रहे हैं, मतलब आए हैं। ये उनकी 5वीं यात्रा है व्यक्तिगत तौर पर, और राष्ट्रपति के तौर पर ये उनकी 3री यात्रा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई आशय पत्र जारी किए, जैसे कि उन्होंने कहा रणनीतिक साझेदारी करेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपके इन स्पेस में सहयोग करेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा धोलेरा गुजरात में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ घोषणाएं की गई, जैसे कहा 2032 तक हमारा जो आपसी व्यापार है वो 200 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ कहा गया कि हम 2 सेंटर शुरू करने जा रहे हैं आपके गिफ्ट सिटी में। एक तो आपके फर्स्ट बैंक जो है वो बनाएंगे, डीपी वर्ल्ड हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसका सेंटर बनाएंगे। इसके साथ साथ कहा गया कि हम अबू धाबी के अंदर एक हाउस ऑफ इंडिया भी बनाएंगे। इसके साथ साथ कहा गया कि आपकी संस्था सीडैक जो कि कंप्यूटर जो आपकी डेवलपमेंट उसका काम करती है, प्लस हमारी संस्था GE42, ये मिलकर सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर जो इनके द्वारा बनाया जाएगा, है ना। तो ये बातें इनके द्वारा की गई। और क्या कुछ का मतलब और क्या क्या इस दौरान जो वो 19 जनवरी को और क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें थी। एक थी आपकी इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, कि भारत की जो डेमोक्रेसी वो किस तरीके से फंक्शन करती है, इलेक्शन मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, उसको लेकर एक प्रदर्शनी जो है वो, एक प्रदर्शनी की बजाय कहेंगे कार्यक्रम जो वो किया गया। ये पहला कार्यक्रम था जो कि नई दिल्ली में हुआ, मतलब पहला कार्यक्रम था इस मतलब इसका पहला संस्करण था। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जब सवाल उठ रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को डिस्कस में लाना चाहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, और हमारे ऊपर संदेह करने का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए ये कार्यक्रम करवाया गया, इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ करवाई गई, नई दिल्ली में, और ये करवाई गई पहली बार। आयोजक तो इसी नाम से एक संस्था बनाई गई है, उसके द्वारा इसको आयोजन करवाया गया। सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगी तो थोड़ा सा लगेगा कि खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए करवाया तो उनके द्वारा गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया याद रखना। हमारी एक संस्था है C.DOT, तो ये जो C.DOT संस्था है इसको सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच अवार्ड मिला है। आपको पता है जो स्कोच अवार्ड है वो मिलता है बेहतर प्रशासन के लिए, कोई अच्छी गवर्नेंस जो देता है उस मुद्दे पर ये C अवार्ड मतलब स्कोच अवार्ड मिलता है। तो C.DOT को मिला है सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो बस इतना से याद रखना, 104वां शिखर सम्मेलन था, उस दौरान C.DOT को स्कोच अवार्ड मिला।
उसके बाद जो है विद्युत विनियामक को लेकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया आईआईटी दिल्ली के अंदर। किस चीज को लेकर? इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर को लेकर। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर को लेकर दिल्ली के अंदर क्या बनाया गया है? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जो कि किस किस के द्वारा बनाया गया है? जब आईआईटी दिल्ली में बना रहे हैं तो एक तो आईआईटी दिल्ली होगी। एक हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करने के लिए हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? हाईएस्ट बॉडी है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, ठीक है, वो इसके बनाने में है। और एक है आपके ग्रिड इंडिया। एक कौन है? ग्रिड इंडिया, है ना। तो एक बार रिवाइज कर रही है। 18-19 दोनों की एक साथ ही चल रही है। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन योजना के बारे में पढ़ा, पीएम विश्वकर्मा हाट के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति जी द्वारा ये जो आत्मकथा को विमोचन किया गया उसके बारे में पढ़ा, यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए, उन सब चीज़ों के बारे में बात की, क्या क्या घोषणाएं हुई, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन जो सम्मेलन है उसके बारे में बात की, नई दिल्ली में होने जा रहा है। उसके बाद में C.DOT को स्कॉच अवार्ड मिला, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में ये वाली खबर एक जो थी वो मैं इसको हटवा रहा हूँ क्योंकि ये कोई खास काम की है नहीं, 2 खबरें। और फिर सीधे उसके बाद में अपन आईआईटी दिल्ली के अंदर विद्युत क्षेत्र में विनियामक वाली बात कर ली। अब हम चलते हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण खेलों की तरफ, और ये काफ़ी चर्चा में रहेंगे आने वाले दिनों में और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पहले हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। इसमें अभी पूरी सारी खबरें आने बाकी हैं क्योंकि अभी ये 26 जनवरी तक चल रहा है ना। तो इसके बारे में और खबरें आएंगी, पर जितना ही एक बार पढ़ लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम, इसके जो शुभंकर है वो किसको रखा गया? शीन एशी को। शीन एशी क्या है? तो शीन एशी इस प्रकार का एक बर्फ से बना हुआ एक प्रकार का कार्टून टाइप का है। इसको क्या बनाया गया? मैस्कॉट शुभंकर जो इसको बनाया गया है। क्या बनाया गया इसको? शुभंकर। ये है शीन एशी। तो ये शीन एशी क्या इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया विंटर गेम की बात चल रही है, आपको पता ही हो, वैसे तो मैं पता ही होगा, एक बार मैं वापस बता दूं। खेलो इंडिया गेम्स हमारे यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा खेलो इंडिया गेम शुरू किए गए। पहले ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी गेम्स भी कर दिए, फिर उसके बाद में दुनिया भर के कर दिए, विंटर गेम्स कर दिए, बीच गेम्स कर दिए, डेफ गेम्स कर दिए। तो खेलो इंडिया के नाम से बहुत सारे जो है गेम्स को शुरू कर दिया गया है। तो उसी सिलसिले के अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, क्या क्या बातें याद रखनी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर क्या है? तो शीन एशी। आयोजक कौन है? आयोजक याद रख लेना, सामान्यतः हम इसको याद उतना अच्छे से नहीं करते हैं, याद रखना भारतीय खेल प्राधिकरण। कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण, है ना, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके द्वारा कराया जाता है ये? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, साई के द्वारा। इसमें एक नया खेल जोड़ा गया है जो कि है फिगर स्केटिंग। क्या है? फिगर स्केटिंग। अब कैसा होता है, इतना मेरे को खेलना आता होता तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, है ना, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होता, पर ठीक है, नया खेल जोड़ा गया। कौन सा? फिगर स्केटिंग। कितने स्टेट या फिर यूटी इसके अंदर शामिल है? तो 21 राज्य इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 21 राज्य या फिर यूटी। इसमें सबसे ज्यादा जो एथलीट है वो हरियाणा के हैं, 62 एथलीट। ये 2 चरणों के अंदर होने जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2 चरणों में होने जा रहा है। जो पहला चरण है वो होगा लेह में और दूसरा होगा गुलमर्ग में। दोनों ही कहाँ पड़ते हैं आपके? हालांकि लेह लद्दाख में पड़ गया और गुलमर्ग आपके इधर जम्मू कश्मीर में पड़ गया। तो लेह जो है वो 20 जनवरी से शुरुआत होने जा रहा है। इसमें जो 17 गोल्ड मेडल के लिए फाइट होगी और इसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग 2 गेम इसमें होंगे। और इधर गुलमर्ग के अंदर 4 स्नो स्पोर्ट्स होंगे। इस तरीके से 6 स्नो स्पोर्ट्स हो गए इसके अंदर। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, शीन एशी, आयोजक साई, नया खेल फिगर स्केटिंग। कुल कितने स्टेट और यूटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 21। हरियाणा के क्या है? सबसे ज्यादा 62 एथलीट है। आपको लगेगा यार विंटर गेम्स में तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर और ये सभी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हरियाणा वालों ने बाजी मारी है। 62 एथलीट यहाँ पर जा रहे हैं भाई। 2 चरणों के अंदर ये होने जा रहा है। पहले चरण के अंदर जो कि लेह में होगा उसमें 2 गेम होंगे। दूसरा चरण जो कि गुलमर्ग में होगा वहां पर 4 गेम होंगे। उसके साथ साथ एक और है, वो है खेलो इंडिया बीच गेम्स। बीच यानी कि कोस्टल एरिया, तो है ना, वहां पर गेम खेले जाएंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये इसका 2nd एडिशन है। पिछली बार आपके बिहार के अंदर ये हुआ था, इस बार दमन दीव में होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है? दमन दीव में। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का ये 2nd एडिशन है जो कि दमन दीव में होने जा रहा है। ये होने जा रहा है, क्या हो गया, मतलब 5 से 10 जनवरी के बीच में हो गया। इसका शुभंकर किसको रखा गया? पर्ल द डॉल्फिन। अब आपको देखो बीच है तो फिर मछली यानी कि डॉल्फिन, द पर्ल द डॉल्फिन। फोटो दिखाऊंगा, फोटो से कोई याद हो तो करके देख लो, दिखा, ये है पर्ल द डॉल्फिन, है ना। तो ये इसका क्या बनाया गया? शुभंकर जो बनाई गई है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, आपके पर्ल द डॉल्फिन को शुभंकर बनाया गया। इसमें 8 गेम होने जा रहे हैं। टोटल कितने होने जा रहे हैं? 8। इसमें से 6 के तो कंपटीशन और 2 आपके क्या कहेंगे, प्रदर्शनात्मक, है ना, परफॉर्मेंस टाइप। ठीक है, तो इसमें कितने गेम थे? 6।
इसमें कितने हैं 8, एक तो ये अंतर याद रख लेना, इसमें कितने थे 6, इसमें कितने हैं 8, ये कहाँ हो रहा है, अरे थोड़ा गैस करना, विंटर गेम्स है तो बर्फ चाहिए होगी, बर्फ जो उसके लिए लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर उधर ही जाना पड़ेगा, आप राजस्थान में मत करा देना, राजस्थान में करा दिया तो फिर बर्फ जो फ्रिज में जमानी पड़ेगी, फिर ध्यान रख लेना। इधर बीच गेम्स, अब बीच गेम्स तुम यूपी में मत करा देना, ठीक है, हालांकि पिछली बार बिहार में हुए थे, पर इस बार जो कहाँ पर हो रहे हैं, दमन दीव के अंदर हो रहे हैं। शुभंकर क्या है, पर्ल द डॉल्फिन, कितने खेल विधाएं 8, उसमें कितनी थी 6, ठीक है। अब इसमें से क्या रिजल्ट क्या रहे, रिजल्ट ये रहे कि पहले नंबर पर रहा कर्नाटक। अब देखो बीच गेम्स में जिन राज्यों के अंदर बीच ज्यादा है वो तो जीत जाएंगे और अपने वाले पीछे रह जाएंगे, हालांकि अपने वाले हर जगह ही पीछे रह रहे हैं, पर क्या करें, बहाना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, तो हमने ये ढूंढा है। तो पहले और दूसरे नंबर पर क्या है, कौन है, कर्नाटक और तमिलनाडु। पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर मणिपुर। तीसरे पर कौन है, मणिपुर, क्योंकि जो बीच वाला आपका जो लॉजिक था ना वो मणिपुर में भी नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर। कर्नाटक ने 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ कुल 11 पदक जीते। 3 2 6 ये भी याद रखना पड़ेगा क्या, अरे पहले तीनों ही जो है ना, उस तीनों ने ही गोल्ड तो 3 ही जीते और इन तीनों ने सिल्वर तो 2 ही जीते, ठीक है। बस इनके ब्रॉन्ज में अंतर था, इसलिए जो है इनके ओवरऑल टैली के अंदर भी अंतर है। तो 11 8 और 7, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर। राजस्थान वालों का क्या परफॉर्मेंस रहा भाई, राजस्थान वाले ये पीछे 10वें नंबर पर, कौन से नंबर पर, 10वें पर, 2 गोल्ड 0 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ 5 पदक जीतते हुए 10वें नंबर पर रहे, है ना। राजस्थान वाले कौन से नंबर पर रहे, 10वें नंबर पर रहे, 2 गोल्ड जीते, 0 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 5 पदक। पहले नंबर पर कर्नाटक, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज 11 पदक। राजस्थान के अंदर 5 वो शूरवीर जिन्होंने जो मेडल जीते वो कौन रहे, तो वो 5 पदक जो जीतने वाले जो लोग हैं उनके नाम याद रखना। कबड्डी के अंदर पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता और महिला टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। कबड्डी के अंदर तो अपन नहीं किसी को आगे जाने दें भाई, तो कबड्डी के अंदर पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने क्या जीता, स्वर्ण पदक। एक और गेम होता है जिसका नाम है पेंचक सिलाट, क्या नाम होता है, पेंचक सिलाट। इस पेंचक सिलाट में तीनों जो आपके ब्रॉन्ज है वो राजस्थान के लोगों ने जीते। पेंचक सिलाट सूरज गोरा ने, रवि चौधरी ने और चेनाराम सेपट ने, ठीक है। पुरुषों की 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 95 किलोग्राम जो वर्ग है उसके अंदर जो है ये आपके जीता गया पेंचक सिलाट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बात की जिन्होंने किसके अंदर, पेंचक सिलाट के अंदर। तो अपन ने यहाँ पर देखा राजस्थान के 3 लोगों ने पेंचक सिलाट के अंदर जो मेडल जीते हैं। अब कबड्डी के अंदर तो याद रह जाएंगे आपको भाई, कबड्डी में तो पुरुष टीम ने और महिला टीम ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। पेंचक सिलाट क्या कैसा गेम होता है, ये भी कबड्डी जैसा सही होता है ना, कबड्डी जैसा मतलब कि मारने कूदने वाला गेम है ये भी, तो इस प्रकार का है पेंचक सिलाट, है ना, ये होता है पेंचक सिलाट गेम, ठीक है। तो पेंचक सिलाट के अंदर भी अपन ने 3 ब्रॉन्ज जो यहाँ पर जीते हैं। कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, 3। कौन किन किसने, सूरज गोरा, रवि चौधरी और चेनाराम सेपट। सूरज, रवि और चेनाराम, देखो सूरज सूर्य का पर्यायवाची, रवि भी और चेनाराम इसको बना दो, ठीक है। तो 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 95 किलोग्राम के अंदर जो ये अवार्ड जीतते हैं। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर सारी बातें कर ली जो कि 15 तारीख से लेकर 19 तारीख के पीआईबी की 5 दिन का जो पीआईबी अपन ने लगभग 1 घंटे के अंदर कवर कर लिया, है ना। तो अब अपन आगे का यानी कि 20 तारीख से लेकर 24 तारीख का जो डिस्कस करेंगे कल, और उससे पहले अपन सुजस जो है बचा हुआ अपने जो 19 से लेकर 24-25 तक का वो सारा कर देंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।